हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, 8 बज चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। महा मॉडल पेपर आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी शेयर कर दीजिए एक बार से क्लास को, ताकि सभी विद्यार्थी आपके भाई बहन सभी जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सके, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करें मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। अकाल तख्त का निर्माण किया था, किसने किया था बताइएगा दोस्तों। गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु नानक ने। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु हरगोविंद ने ये आपका जो निर्माण है, अकाल तख्त का निर्माण है जो करवाया था। जो कि कौन थे दोस्तों? गुरु हरगोविंद। ये थे आपके दोस्तों सिखों के छठे गुरु। क्या दोस्तों? 6वें नंबर पे 6वें गुरु थे, और इन्होंने है जो कि इसका निर्माण कराया था। और उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति महज के बदला है। ठीक है ना, उन्होंने अमृतसर की रक्षा है तो कि लोहेगढ़ का निर्माण भी कराया है। क्या दोस्तों? लोहेगढ़ का निर्माण भी इन्होंने करवाया है, गुरु हरगोविंद ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आंसर बताइएगा। अवध के स्वायत्त राज्य है जो कि का संस्थापक कौन था बताइएगा। बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जिन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, साद खां बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अवध राज्य है जो कि अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था, और यह है जो कि पश्चिम में कन्नौज से लेकर, क्या दोस्तों? कन्नौज से लेकर पूर्व में कम्रनाशी नदी तक है जो कि फैला हुआ था। कौन दोस्तों? अवध। क्या दोस्तों? अवध। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्य शोधक सभा के जो संस्थापक है महाराष्ट्र में कौन थे बताइएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, या फिर गोपाल बाबा वाला, या फिर ज्योतिबा फूले। करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जो दे रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बिल्कुल बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ज्योतिबा फूले बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, और उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना है जी कब की थी? सत्य शोधक जो स्थापना है वो 1873 में की थी। कब दोस्तों? 1873, 73 में की थी। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं बताइएगा। पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, या फिर आपका कोरडामर। करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 114 आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है पंचमढ़ी। क्या दोस्तों? पंचमढ़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में स्थित है ये पंचमढ़ी पहाड़ियाँ स्थल। ठीक है ना, और इनको है कि सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में स्थित होने के कारण, इसके सुंदर स्थलों को के कारण इसे क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। जो बीच में क्या दोस्तों सुंदर स्थल है, बिल्कुल उनके कारण है जो कि सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। दो नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं बताइएगा। दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि रहती है उसको क्या कहते हैं बताइएगा। बताइएगा जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोआब बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है।
दोआब बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए दो दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि है उसे दोआब कहते हैं। और जल विभाजन क्षेत्र वह होता है जो जल के प्रवाह की दिशा को है कि विभाजित करता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, तराई क्षेत्र दलदली मैदान है, और जबकि संभर जो जल संभर आपका यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या होता है, तराई दलदली मैदान होता है। और जो आपका यहाँ पर जल संभर है वो है आपका जल के संरक्षण के लिए और प्रबंधन के लिए एक विधि है, जो कि बिल्कुल आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया कहाँ पर, बताइएगा दोस्तों। लौह इस्पात उद्योग पहला कहाँ पर स्थापित किया गया, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बंगाल आयरन एंड स्टील कुल्टी में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी अरावली पर्वतमाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल चलती है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर चोटी है, जिसकी आपकी लंबाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर वो ऊंची है। कौन दोस्तों? बिल्कुल गुरु शिखर चोटी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, बताइएगा। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी है, बताइएगा। लूनी, नर्मदा, कृष्णा या फिर व्यास, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। देखिए भारतीय मरुस्थल की जो महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी है। यह अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। क्या दोस्तों? अरावली श्रेणी से निकलती है और यह 320 किलोमीटर लंबी है तथा कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। क्या दोस्तों? कच्छ के रन है जो कि यहाँ पर नीचे की साइड में थोड़ा सा, ठीक है ना, वहाँ पर जो कि विलुप्त हो जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि क्या है दोस्तों? बूंदी, सुकरी, जवई, सुरसुती, ये इत्यादि क्या है दोस्तों? इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ लिख यहाँ पर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आप लिखूंगा तो बिल्कुल आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। मेरे शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल। और एक बार से क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, आपके सभी भाई बहन, बिल्कुल बहुत ही शानदार। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में खाली जगह को पूर्व से खाली जगह से जोड़ती है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 119। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जिन्होंने बताया है, सेंट यहाँ पर पिट्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक को यहाँ पर जो कि जोड़ती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताइएगा। महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर ज्योतिबा राव फूले, करेक्ट आंसर रहेगा। महादेव गोविंद रानाडे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने आत्माराम पांडुगर के साथ में मिलकर ये इसकी समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सार्वजनिक सभा नामक है जो कि समाचार पत्र भी है जो कि प्रकाशित किया था। और वह एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए क्या दोस्तों कार्य किया था। क्या दोस्तों? विधवाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किया था, और ये समाज सुधारक भी थे, ठीक है ना। और इन्होंने क्या दोस्तों एक पत्र जो समाचार पत्र भी है जो कि प्रकाशित किया था, जिसका नाम है सार्वजनिक सभा, ठीक है।
चलिए, और इन्होंने क्या है दोस्तों, भारत में आपके पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु यहाँ पर है जो कि दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना भी की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस हस्ती को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार भारत प्रदान किया गया, बताइएगा। सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या फिर चंद्रशेखर? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, सर्वप्रथम की बात हुई है, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, गुरुदेव के नाम से विख्यात रविंद्रनाथ टैगोर, आप तो ये सभी जानते ही हैं, एक महान साहित्यकार, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, विषयविद और साथ ही साथ आपके समाज सुधारक थे इन्होंने। और इन्हें 1913 में साहित्य का नोबल जो उनकी कृति गीतांजलि के लिए जो प्रदान किया था। क्या दोस्तों, इनकी जो कृतियाँ थी जिनमें गीतांजलि को यहाँ पर कि इन्होंने बिल्कुल इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्न में से कौन सी कृति शूद्रक की है, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य कटिकम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाघभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से, बताइएगा। वाघभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा। प्राचीन भारत में आयुर्वेदाचार्यों में वाघभट्ट का महत्वपूर्ण स्थान था। क्या दोस्तों, वाघभट्ट का महत्वपूर्ण स्थान था, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विज्ञानेश्वर के संबंध भारतीय इतिहास में किस काल में है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मध्य काल में है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, बताइएगा। रंगमहल, सोथी, पीलीबंगा या फिर सावनिया? करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी सोथी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोथी सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। क्या दोस्तों, सोथी सभ्यता है जो कि बीकानेर जिले में स्थित है और इसका उत्खनन कार्य है जो कि 1953 में है जो कि यहाँ पर जो कि अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। और यहाँ से कालीबंगा से समान जो है प्राक हड़प्पा युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए सोती जो यहाँ पर है को क्या कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। क्या दोस्तों, प्रथम कहा जाता है। आगे चलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहा जाता है, बताइएगा। कूचा, टीबा, खारड़ा या फिर जोहड़? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया, जोहड़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शेखावाटी क्षेत्र के जो निचले भाग में चूनेदार चट्टानें मिलती है, इन चट्टानों के कारण यहाँ पर कुओं का निर्माण आसान हो गया है। दोस्तों, कुओं का निर्माण आसान हो गया है और इन कुओं को स्थलीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, जोहड़ कहा जाता है। क्या दोस्तों, जोहड़ कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भरतपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है और राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है इसको। क्या दोस्तों,
पूर्व में स्थित है तो पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। और राजस्थान का स्कॉटलैंड आपका जयपुर को कहा जाता है। क्या दोस्तों, राजस्थान का स्कॉटलैंड आपका जयपुर को कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा है जो कि मिलती है, बताइएगा। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पूर्वी या फिर दक्षिणी, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, पश्चिमी क्षेत्र में। क्या दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश भाग पर है जो कि एंटीसोल मृदा आपको मिलेगी। और इन मिट्टी का वर्ग है जो कि रंग प्राय है जो कि हल्का भूरा हल्का पीला भूरा हो सॉरी हल्का पीला भूरा होता है। क्या दोस्तों, हल्का पीला भूरा होता है। और इसके दो प्रमुख है जो कि उपवर्ग भी होते हैं, जैसे कि सोमस्ट्रस और प्लूवेंट्स, ये दो इसके उपवर्ग होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की पहली सिंचाई योजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होगी, बताइएगा। कौन सी सिंचाई परियोजना है, बताइएगा। यमुना जल सिंचाई योजना, जाखम बांध योजना या फिर भीका भाई सागवाड़ा योजना या फिर नर्मदा नहर योजना, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। और एक बार से क्लास को शेयर भी कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए ये 8 बजे वाली क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए ये मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आऊँ, सेम टू सेम छपने वाला है। क्या दोस्तों, सेम टू सेम छपने वाला है नहीं इस 8 बजे वाली क्लास में से आपकी क्वेश्चन। तो यहाँ पर रोज़ आप क्लास में आया करो और क्लास को शेयर किया करो ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, नर्मदा नहर परियोजना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। नर्मदा नहर परियोजना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस नहर की हम बात करें दोस्तों, नर्मदा नहर परियोजना की बात करें तो इस नहर की 458 किलोमीटर, क्या दोस्तों, 458 किलोमीटर लंबाई आपकी गुजरात में है और 74 किलोमीटर आपकी राजस्थान में इसकी लंबाई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगरों का आरोही क्रम क्या है। आरोही का मतलब सबसे सबसे बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों का आरोही क्रम आपको पूछा है, बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों जयपुर की, तो जयपुर में 34.7 और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 12.64। कोटा की बात करें तो कोटा में आपकी 11.76। अजमेर की बात करें तो 10 पॉइंट आपका 35 एवं बीकानेर की बात करें तो 8.0। ये आपका यहाँ पर की जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। आगे चलते हैं। अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी आदि तिलहन फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं, खरीफ, रबी, जायद या फिर दलहन, करेक्ट आंसर बताइएगा। किस समय की फसलें हैं बताइएगा दोस्तों, किस टाइप की फसलें बताइएगा। बिल्कुल आप सभी जानते हैं ये कौन सी दोस्तों, रबी की फसल है, जो कि अभी जो फसल चल रही है दोस्तों, अभी जो मौसम वाली फसल चल रही है वो है खरीफ की फसल। और ये जो फसलें हैं दोस्तों, तारा मीरा है, अलसी है, सूरजमुखी है, तिलहन है, ये आपकी रबी की फसल है, जो कि आपकी किस समय दोस्तों, दिवाली के बाद में जो आपकी होती है ना, बिल्कुल वो वाली है, ठीक है ना। दीपावली इस जो फसल के निकलने के बाद में होती है ना, वो वाली फसल। कपास उत्पादन में
और इस रबी की फसल में क्या क्या आता आता है ये भी आप देख लीजिए। रबी की फसल में आता है दोस्तों जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, मटर है, सरसों है, अलसी है, तारामीरा है, धनिया है, जीरा है, मेथी है, रबी की फसल में आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसका जो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, उनालू भी कहते हैं। क्या दोस्तों, उनालू भी कहते हैं, उनालू, उनालू भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। और ये अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। चलिए, कपास उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान, सॉरी कौन सा स्थान है बताइएगा। कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी छठा स्थान है। क्या दोस्तों, विश्व में भारत का कपास क्षेत्र में जो कि प्रथम स्थान है। क्या दोस्तों, विश्व में तो भारत का तो फर्स्ट स्थान है, लेकिन राजस्थान का यहाँ पर छठा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल। और हम यहाँ पर हमारे राजस्थान राज्य में बात करें, ठीक है ना, प्रमुख जिले तो यहाँ पर गंगानगर है, नागौर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, अजमेर है, ये आदि जिले में यहाँ पर कपास होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या 2011 जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला क्रमशः कौन सा बताएगा। पहले सर्वाधिक फिर न्यूनतम। चलिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा झुंझुनू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात तो बांसवाड़ा में और सबसे न्यूनतम है आपका झुंझुनू में, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत ही शानदार। देखिए, बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में आपका है कितना, 934। और न्यूनतम की बात करें दोस्तों, ठीक है ना, न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर कौन है, झुंझुनू है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है बताइएगा। अजैविक घटक कौन सा नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कवक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कवक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कवक है जो कि जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है मेरे प्यारे दोस्तों। या दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ता की जो कि मृत्यु के पश्चात उसके जो कि शरीर का अपघटन करते हैं, वह जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या फिर आरएनए। करेक्ट आंसर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्रकाश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो कि सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा है का एकमात्र स्रोत आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है ना, एक बार से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, है ना, थोड़ा सा दिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है बताइएगा दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या फिर मीथेन। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसमें ये गैस कौन सी नहीं आती है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस नहीं होती है। ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस ग्रह है जो इसमें वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय जो उष्मीय के लिए यहाँ पर उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन आदि करती है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति में किस ब्रिटिश छावनी ने भाग नहीं लिया बताइएगा। नीमच एवं देवली, हरिनपुरा व खेड़वाड़ा या फिर नसीराबाद व्यावर या फिर व्यावर एवं खेरवाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यावर एवं खेरवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति के में विद्रोह में समय राजपूताना में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। क्या दोस्तों? 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी, ये तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा और व्यावर, ठीक है ना। खेरवाड़ा और जो व्यावर थी उसमें ब्रिटिश छावनी के सैनिक ने विद्रोह में जो कि भाग नहीं लिया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई से किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। जूल, डेसिबल या फिर न्यूटन या फिर नैनो इकाई, बताइएगा। इससे इजी क्वेश्चन तो आपका क्या होगा दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डेसिबल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिबल में आपकी ध्वनि प्रदर्शन को मापा जाता है और 80 डेसिबल या फिर इससे अधिक जो ध्वनि होती है उसे शोर माना जाता है। क्या दोस्तों? शोर जहाँ पर होता है ना वहाँ पर 80 डेसिबल डी बी से इसको दर्शाया जाता है, डी छोटा और बी बड़ा, डीबी से इसको दर्शाया जाता है। और 80 डेसिबल से ज़्यादा यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हो तो वहाँ पर शोर माना जाता है। क्या दोस्तों? शोर माना जाता है, वो आपके लिए बिल्कुल हानिकारक हो सकती है, ठीक है ना। और हमारे सामान्य श्रव्य जो शक्ति वाले जो होती है वो होती है आपकी 25 से 30 डेसिबल। क्या दोस्तों? सामान्य हम जो सुनते हैं वो होती है 25 से 30 डेसिबल, और 5 डेसिबल से ध्वनि से अत्यंत मंद है जो कि यहाँ पर बिल्कुल होती है। क्या दोस्तों? सबसे कम कितनी होती है? 5 डेसिबल से यहाँ पर बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। तमचा शाही, मदन शाही, काटार शाही या फिर टब्बू शाही आदि क्या क्या है, बताइएगा। आदि क्या क्या है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रियासतों में प्रचलित सिक्के हैं। क्या दोस्तों? प्रचलित सिक्के हैं, आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल देखिए, राजस्थानी जो रियासतें हैं उसमें प्रचलित सिक्के हैं, तो यहाँ पर बात करें तो तमचा शाही सिक्के हैं जो कि धौलपुर रियासत में थे। दोस्तों जो तमचा शाही आप बोल रहे हैं वो क्या है? धौलपुर रियासत में थे। और मदन शाही सिक्के हैं जो कि कोटा रियासत में। क्या दोस्तों? कोटा रियासत। और जो आपके कटार शाही है जो कि बूंदी के, और टब्बू शाही है जो कि आपके सिरोही के हैं, ठीक है ना। ये क्या है? सिक्के हैं। क्या दोस्तों? रियासतों के सिक्के हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था, बताइएगा दोस्तों। किसे मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो महाराजा उदय भान सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण है जो कि 18 मार्च 1948 को है जो कि 4 रियासतों अलवर, भरतपुर और धौलपुर और करौली को मिलाकर है जो कि मत्स्य संघ का गठन किया गया था। किसका दोस्तों? मत्स्य संघ का गठन किया गया था। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था दोस्तों? NV गाडगिल ने किया था, ये तो आप सभी जानते हैं। राजधानी अलवर और राज प्रमुख धौलपुर महाराजा उभय सिंह को की उदय भान सिंह को बनाया गया था दोस्तों। और प्रधानमंत्री शोभा राम कुमावत को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में कि राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 1949 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 की विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि, जो राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, बताइएगा क्योंकि। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। क्या दोस्तों? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने राजपूतों को यहाँ पर दबा लिया था। बिल्कुल आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से
विभूषित नेता थे, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें जय नारायण व्यास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास शेर राजस्थान तथा लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। क्या दोस्तों? शेर राजस्थान तथा लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए, इन्होंने जोधपुर प्रजामंडल, क्या दोस्तों? जोधपुर प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी। क्या दोस्तों? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने। और बिल्कुल मारवाड़ हित, यहाँ पर हितकारिणी समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा नृत्य होली से संबंधित है, बताइएगा। होली से संबंधित कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पणिहारी नृत्य। ठीक है ना, पणिहारी नृत्य कालबेलियों का द्वारा है जो कि किया जाने वाला युगल नृत्य है, जो पणिहारी गीत पर है जो कि आधारित है। और गीदड़, बम्ब और गेर नृत्य होली के अवसर पर आपके गाए जाते हैं। ठीक है ना, नहीं आपका पूछा है, ठीक है ना, संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर आपके होली पर गाए जाने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, ये भी आप सभी को पता होगा। इसे 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है ना, किया गया था। और यहाँ पर है कि 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ पर है कि प्रोजेक्ट टाइगर भी जो मैं उसमें शामिल किया गया। ठीक है ना, फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। आप सभी जानते हैं फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में चमोली जिले में, क्या दोस्तों? उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। क्या दोस्तों? हिमालयी क्षेत्र में कहाँ पर दोस्तों? चमोली जिले में आपके स्थित है और एक हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल है जो कि घोषित किया। किसको दोस्तों? फूलों की घाटी को। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। मावलिया नृत्य, क्या दोस्तों? मावलिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, बताइएगा। सहरिया, कंजर्स, कथोड़ी या फिर कालबेलिया? करेक्ट आंसर बताइए। कथोड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कथोड़ी द्वारा है जो कि किया जाता है मालविया नृत्य। और नवरात्रों में है जो कि पुरुष द्वारा है जो कि ये नृत्य किया जाता है। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में है जो कि नहीं है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी भोपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बटाड़ू। बटाड़ू का कुआं बायतू पंचायत समिति बाड़मेर के बटारू महल की स्थित है। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाई प्रताप सिंह ने के जो संगीत गुरु थे वो कौन थे, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद चांद खां। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन किए हैं, लगभग 40 क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ पर। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और रोज़ ये क्लास लेते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। यकीन मानिए काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। इन जो भी आपके एग्ज़ाम तक मॉडल पेपर चलेंगे, यकीन मानिए आपका यहाँ से सिलेक्शन होने वाला है। जीके का बस यही एक तोड़ है कि आप मॉडल पेपर को यहाँ पर रिवाइज करें बार बार, और बार बार पढ़ें, बार बार याद करें। ठीक है ना, जो भी आपको यहाँ पर वीडियोज़ में करवाए जाते हैं दोस्तों। हर रोज़ आपके लिए 50 क्वेश्चन लाता हूँ, लेकिन आज 40 ही लेकर आया। ठीक, 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले आपके
कितनी तैयारी और कितना आपको आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब की बार संडे को लाइव आ सकता हूँ या फिर शनिवार को भी आ सकता हूँ नए चैनल पर दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।